गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे आपको एक्सरसाइज 8 का भाग 13 तक पढ़ाए थे, जिसमें आपको एंटीबॉडी के बारे में बता रहे थे, प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में। ठीक है, उसी प्रतिरक्षी तंत्र में हम आपको बताए थे कि उसमें जो निर्माणकर्ता जो होता है, ये प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में बताए थे। प्रतिरक्षी तंत्र से आगे हम बता रहे थे कोशिकीय माधित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र। तो कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र में हम बताए थे कि इसका जो निर्माणकर्ता होता है वो टी लिम्फोसाइट होता है, और टी लिम्फोसाइट मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। हम ये भी बताए थे आपको। टी लिम्फोसाइट 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो घातक टी लिम्फोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, स्मृति टी लिम्फोसाइट और घातक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो माफ़ करना, 4 प्रकार ही था। घातक टी लिम्फोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट और स्मृति टी लिम्फोसाइट। 4 प्रकार का हम बताए थे। ठीक है, तो 4 प्रकार का था। तो 4 प्रकार में से एक प्रकार का आपको हम बता चुके थे, उसका नाम था सहायक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको घातक टी लिम्फोसाइट। दूसरा भाग आज पढ़ाएंगे हम घातक टी लिम्फोसाइट। घातक टी लिम्फोसाइट, इसे कहा जाता है किल टी सेल। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है किल टी सेल। घातक टी लिम्फोसाइट, किल टी सेल। इसका कार्य क्या होता है? तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, यह संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर परफोरिन नामक ये ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करके लिखिएगा, परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करती है, जो सूक्ष्मजीवों के शरीर पर छिद्र बना देता है। जो सूक्ष्मजीवों के शरीर पर छिद्र बना देता है छिद्र बना देता है एवं वे नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे कि घातक टी लिम्फोसाइट क्या करता है? संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर परफोरिन नामक पदार्थ, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि घातक टी लिम्फोसाइट कोशिका जो होता है, या घातक टी लिम्फोसाइट सेल जो होता है, वो कौन सा पदार्थ स्रावित करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। तो यह संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है, जो सूक्ष्मजीवों के शरीर पर छिद्र बना देता है। और सूक्ष्मजीव के शरीर पर अगर छिद्र बना देगा तो उसके जो कोशिका द्रव्य हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है घातक टी लिम्फोसाइट। घातक टी लिम्फोसाइट HIV द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका तथा सहायक टी कोशिका तथा कैंसर रोग द्वारा प्रभावित तथा
कैंसर रोग द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका को नष्ट कर देती है। ठीक है, क्या लिखे कि घातक टी लिम्फोसाइट HIV द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका तथा कैंसर रोग द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका। कौन कौन से रोग जो घातक रोग होते हैं? घातक टी लिम्फोसाइट HIV द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका तथा कैंसर रोग द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका को नष्ट कर देती है। क्लियर है? चलिए, इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे प्रकार के बारे में, जिसे कहा गया था दबाने वाली टी कोशिका। दबाने वाली टी कोशिका, इसके बारे में क्या था? तो ये टी एवं बी लिम्फोसाइट को उस समय तक प्रभावित या दबाने का कार्य करती है। ये टी एवं बी लिम्फोसाइट कोशिका को उस समय तक दबाने का कार्य करती है, जब शरीर में बाह्य कारकों से उत्पन्न बाह्य कारकों से उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित होता है। बाह्य कारकों से उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसे दबाने वाला टी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये टी एवं बी लिम्फोसाइट कोशिका को उस समय तक दबा के रखती है जब तक बाह्य कारक के कारण जो शरीर में संक्रमण उत्पन्न होता है वो नियंत्रित रहता है। जैसे ही वो अनियंत्रित होना शुरू होता है तो ये टी एवं बी लिम्फोसाइट कोशिका को दबा नहीं पाती है, फिर वो बाहर निकलते हैं और अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और चौथा में जो आपका था उसे कहा गया था स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिका। स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिका, जिसे कहा जाता है मेमोरी टी सेल। स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिका, जिसे कहा जाता है मेमोरी टी सेल। इसमें लिखिएगा डैश देकर, यह संवेदनशील लिम्फोसाइट है। पहला पॉइंट, यह संवेदनशील लिम्फोसाइट है। यह संवेदनशील लिम्फोसाइट है यदि किसी रोगजनक का आक्रमण पहले कभी हो चुका है। यदि किसी रोगजनक का आक्रमण पहले कभी हो चुका है और फिर दोबारा आक्रमण कर देता है, और फिर दोबारा आक्रमण कर देता है और फिर दोबारा आक्रमण कर देता है, तो स्मृति टी कोशिका स्मृति
तो स्मृति टी कोशिका पहले में शरीर में पहले हुए आक्रमण को याद रखती है। स्मृति टी कोशिका शरीर में पहले हुए आक्रमण को याद रखती है एवं उसे नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। एवं उसे तुरंत नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिका यह संवेदनशील लिम्फोसाइट है। संवेदनशील लिम्फोसाइट है। यदि किसी रोगजनक का आक्रमण पहले कभी हो चुका है, हमारे शरीर में यदि किसी रोगजनक का आक्रमण पहले कभी भी हो चुका है और फिर दोबारा वह रोगजनक आक्रमण कर देता है, तो स्मृति टी कोशिका शरीर में पहले हुए आक्रमण को याद रखती है और उसे तुरंत नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये था आपका 4 प्रकार का लिम्फोसाइट जो कि कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ना था आपको। 4 प्रकार का लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में कौन कौन सा? तो पहला ही घातक था आपका, दूसरा था सहायक टी लिम्फोसाइट, लेकिन गलती से हम पहले दूसरा कल पढ़ा दिए थे। तो घातक टी लिम्फोसाइट पहला था, दूसरा सहायक टी लिम्फोसाइट था, तीसरा आपका दबाने वाली टी लिम्फोसाइट कोशिका था और चौथा स्मृति टी लिम्फोसाइट था। इसमें मुख्य चीज़ याद रखना है आपको कि घातक टी लिम्फोसाइट क्या करता है, तो परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या तो अगर आपसे कहा जाएगा कि बताइए दबाने वाली टी कोशिका किसको दबा के रखती है और कब तक, तो कहिएगा कि टी एवं बी लिम्फोसाइट कोशिका को उस समय तक दबा के रखती है जब तक शरीर में बाह्य कारक या बाह्य रोगजनक या बाह्य कारक के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो नियंत्रित रहता है। जैसे ही वो नियंत्रित होता है तो दबाने वाली टी कोशिका उसे नियंत्रित नहीं कर पाती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को दबा नहीं पाती है और वे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, या तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होगा, इसका इम्यून सिस्टम नहीं होगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र देखिए 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, और दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कि क्या होता है। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एक्टिव इम्यून सिस्टम। एक्टिव इम्यून सिस्टम। ऐसे कहा जाता है इन एक्टिव या नॉन एक्टिव, इन नहीं लिख के लिखिए इसको, नॉन एक्टिव इम्यून सिस्टम।
नॉन एक्टिव इम्यून सिस्टम, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, एक्टिव इम्यून सिस्टम, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, नॉन एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो अब हम लोग इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ठीक है, लिखिएगा इसमें, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है, पहला पॉइंट, जब परपोषी, या तो इसका नाम हम लिखाए थे होस्ट, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करती है तो उसके शरीर में, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करती है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। प्रतिजन, अच्छा इसका मतलब नहीं लिखे, इसका लिख देते हैं हम। प्रतिजन का मतलब होता है रोगजनक। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि जब परपोषी रोगजनक का सामना करती है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। प्रतिजन मृत या जीवित रोगाणु एवं प्रतिजन मृत या जीवित रोगाणु, मृत या जीवित रोगाणु एवं अन्य पदार्थ हो सकते हैं, एवं अन्य पदार्थ हो सकते हैं, अन्य पदार्थ हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है कि जब परपोषी रोगजनक या प्रतिजनों का सामना करती है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। जब तक वो रोगजनक का सामना नहीं कर रहा था तब उसके शरीर में लो अमाउंट में या कम मात्रा में एंटीबॉडी बन रहा था या ना के बराबर बन रहा था, लेकिन जैसे ही रोगजनक का सामना करती है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। प्रतिजन जो रोगजनक होता है वो मृत या जीवित जीवाणुओं एवं अन्य पदार्थ हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को, मतलब जो रोगजनक को देखा और शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर दिया, उसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। क्लियर है? क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ही वो प्रतिजन या रोगजनक को देखा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, या मृत अवस्था में हो या तो जीवित अवस्था में हो या तो रोगाणु हो या कोई अन्य पदार्थ हो, अगर इस प्रकार के रूप में जब भी उसको देखता है तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर देता है, उसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, इनएक्टिव इम्यून सिस्टम या तो नॉन एक्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी, जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी, या तो इसे कह सकते हैं एंटीबॉडी, सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, सीधे ही
शरीर को दिए जाते हैं, या तो इसे दूसरा भी लिख सकते हैं कि प्रवेश कराए जाते हैं, प्रवेश कराए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें पहले से ही शरीर में उपस्थित था, वो एंटीबॉडी का निर्माण शुरू कर दिया, और इसमें क्या है कि बाद में शरीर में प्रवेश करवाया जा रहा है। वही लिखा गया है कि जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, सीधे ही शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इसी में आगे लिखिएगा, जैसे दुग्ध स्रवण के समय, जैसे दुग्ध स्रवण के समय, दुग्ध स्रवण के समय, दुग्ध स्रवण के शुरुआती समय, दुग्ध स्रवण के शुरुआती समय में दूध में उपस्थित पीले पदार्थ, समय में दूध में उपस्थित पीले पदार्थ, जिसे पोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसे पोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसे पोलोस्ट्रम कहते हैं, में एंटीबॉडी, जिसे पोलोस्ट्रम कहते हैं, पीले पदार्थ, जिसे पोलोस्ट्रम कहते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, आगे लिखिएगा, में एंटीबॉडी कौन सा रहता है, तो IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे को सबसे पहले करवाना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे किसी का भी हो, मनुष्य का हो या जानवर का हो, सबसे पहले माँ का गाढ़ा पीला दूध उसे पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के एंटीबॉडी पाया जाता है, जो कि बच्चे के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, वही लिखा गया है कि जैसे दुग्ध स्रवण के शुरुआती समय में दूध में उपस्थित पीले पदार्थ, जिसे पोलोस्ट्रम कहते हैं, में एंटीबॉडी कौन सा, तो IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार भी समाप्त हुआ। दो प्रकार का, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय। जो शरीर में पहले से उपस्थित हैं और एंटीबॉडी का निर्माण कर रहे हैं, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, और जो शरीर में सीधे प्रवेश करा दिए जाते हैं टीके के द्वारा, जैसे अभी कोरोना का टीका चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं हुआ, वो हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया गया। जैसे माँ का दूध भी होता है, जो कि हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता है, वो माँ के शरीर में निर्मित होता है और वो हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, आप लिख लिए होंगे। इसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र का लास्ट टॉपिक है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। चलिए, इसके बाद है आपका प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण, इम्यूनिफिकेशन या वैक्सीनेशन।
प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण, इसे कहा जाता है इम्यूनिफिकेशन और वैक्सीनेशन। ठीक है, ये था आपका प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। ये प्रतिरक्षा तंत्र का लास्ट टॉपिक है। इसमें 2 पॉइंट हम लिखाएंगे मुख्य रूप से। सबसे पहला पॉइंट में लिखिएगा, टीकाकरण में रोगजनक को निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में, टीकाकरण में रोगजनक को निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में, निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी, इन प्रतिजनों या तो रोगजनकों के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी, शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान, एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्क्रिय बना देती है। रोगजनक कारकों को निष्क्रिय बना देती है। रोगजनक कारकों को निष्क्रिय बनाती है। ध्यान से समझिएगा, जो टीकाकरण होता है, टीकाकरण में रोगजनक को निष्क्रिय, रोगजनक जो होता है जिसे प्रतिजन कहा जाता है, रोगजनक को निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों या रोगजनकों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्क्रिय बना देती है। समझिए, जैसे कहा जाता है, देखते हैं जब संक्रमण होता है तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में जनरेट होता है या तो टीका लगाया जाता है। टीका में होता क्या है, तो टीका में उसके विरुद्ध लड़ने के लिए उसी प्रजाति के निष्क्रिय या दुर्विकलित अवस्था में उसी रोगजनक को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इसीलिए देखते हैं हर एक रोग के लिए अलग अलग टीका आता है, तो हर किसी का अलग अलग कार्य होता है। क्लियर है? चलिए, इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टीका स्मृति टी कोशिका व बी कोशिका भी बनाती है। टीका स्मृति टी कोशिका व बी कोशिका भी, स्मृति टी कोशिका व बी कोशिका भी बनाती है, जो परिवर्ती प्रभावन होने पर, जो परिवर्ती प्रभावन होने पर
जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है, रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है, रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और एंटीबॉडी भारी मात्रा में उत्पन्न करके और एंटीबॉडी भारी मात्रा में उत्पन्न करके एंटीबॉडी भारी मात्रा में उत्पन्न करके हमलावर को नष्ट कर देती है, हमलावर को नष्ट कर देती है। ये हमलावर कौन होता है? तो ये होता है रोगजनक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले, टीकाकरण में रोगजनक को निष्क्रिय या दुर्विकलित अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्क्रिय बना देती है। क्लियर है। अगला है टीका स्मृति। टीका स्मृति टी कोशिका व बी कोशिका भी बनाती है, जो परिवर्ती प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और एंटीबॉडी भारी मात्रा में उत्पन्न करके हमलावर को नष्ट कर देती है। क्लियर है। चलिए, इतना ही पढ़ना था आपको प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण में कि टीका का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो सके, तो ताकि जो रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है वो प्रवेश करने से उसको निष्क्रिय किया जा सके। क्लियर है। चलिए, आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र का टॉपिक था वो यहाँ समाप्त होता है। अब आगे मुख्य रूप से हमें दो रोग के बारे में पढ़ना है, 2 या 3 रोग के बारे में, जिसमें एड्स प्रमुख होगा, कैंसर होगा और एक और ये टीबी या कोई और रोग होगा। तो 3 रोग के बारे में मुख्य रूप से आगे पढ़ना है, फिर आपका ये एक्सरसाइज पूरा समाप्त हो जाएगा। शायद 2 और भाग इसके लग सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उसे भी साथ में बैठा के पढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।